सो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल और टारगेट सेमेस्टर में। उम्मीद करते हैं कि टारगेट गुरुकुल और टारगेट सेमेस्टर का पूरा परिवार अच्छा होगा। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के विषय में। एमसीक्यूज़ ऐसे हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में और आपके सेमेस्टर एग्जाम में, इन दोनों ही एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो यदि आप सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बीकॉम के लिए या फिर बीबीए के लिए, यदि आपके में फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, या फिर आप यदि एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एंट्रेंस एग्ज़ाम डीडीयू की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप सीयूईटी के माध्यम से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर एलयू की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी यूनिवर्सिटीज़ में जिस भी यूनिवर्सिटी में अकाउंटेंसी पूछा जाता है, हर उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, हर उस सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये वीडियो पर्टिकुलरली केवल सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए बनाई गई है या फिर पर्टिकुलरली केवल एंट्रेंस एग्जाम के लिए बनाई गई है। ये वीडियो एंट्रेंस एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम, दोनों के लिए है। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बेसिक फंक्शन क्या होता है? ऑप्शन ए, रिकॉर्ड ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन। ऑप्शन बी, इंटरप्रीट फाइनेंशियल डेटा। एंड ऑप्शन सी, असिस्ट द मैनेजमेंट। या फिर ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो हिंदी में भी देख लेते हैं। वित्तीय लेखांकन का मूल कार्य क्या है? सभी व्यापारिक लेन देन को रिकॉर्ड करना, वित्तीय डेटा की व्याख्या, प्रबंध की सहायता करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बेसिक फंक्शन जो होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, हिंदी में वित्तीय लेखांकन का जो मूल कार्य होता है वो ये होता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सिस्टमेटिक मैनर में हम रिकॉर्ड करें। So recording of all the business transactions in systematic way is the basic function of financial accounting. Financial accounting का basic function ये है कि आपको सारे business transactions को अपने books of account में systematic way में record करना है। I think it is loud and clear students. अगला क्वेश्चन है, which of the following is not a long term liability? इसमें से कौन सा long term liability नहीं है? ऑप्शन ए है क्रेडिटर्स, ऑप्शन बी है टर्म लोन, ऑप्शन सी है डिबेंचर्स, एंड ऑप्शन डी है कैपिटल। इसमें से कौन सा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्रेडिटर्स, टर्म लोन, डिवेंचर्स एंड कैपिटल। हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालिक दायित्व तो नहीं है? दीर्घकालिक दायित्व का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एक ऐसी लायबिलिटी जिसको 1 साल के अंदर आपको रीपे नहीं करना है, यानी 1 साल के बाद 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल में रीपे करना होता है, उसको हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहते हैं। यानी हर वो लायबिलिटी जिसको आपको 1 साल के अंदर पे नहीं करना है, 1 साल के बाद पे करना है, 2-3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद पे करना है, तो उसको हम दीर्घकालिक दायित्व हिंदी में कहते हैं और उसको इंग्लिश में लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहते हैं। अब इसमें दिया गया ऑप्शन में कौन सा इसमें दीर्घकालिक दायित्व नहीं है? ऑप्शन ए है लेनदारों, सावधि ऋण, डिबेंचर या फिर पूंजी। तो इसमें से जो पहला ऑप्शन है क्रेडिटर्स यानी लेनदार, ये ऐसी लायबिलिटी होती है जो करंट लायबिलिटी होती है। क्रेडिटर्स हमारे बिजनेस के लिए करंट लायबिलिटी होते हैं, अल्पकालिक दायित्व होते हैं। ये क्रेडिटर्स हमारे बिजनेस के लिए दीर्घकालिक दायित्व यानी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में नहीं आते हैं। बाकी टर्म लोन, डिबेंचर्स और कैपिटल, ये तीनों के तीनों हमारे बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आते हैं। डिबेंचर्स तो आपको पता ही होगा और टर्म लोन भी आपको पता होगा और कैपिटल तो आपको पता ही है। कैपिटल मीन्स द मनी इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस मैन इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। ठीक है, चलिए, आई थिंक इट इज़ लाउड एंड क्लियर। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा क्रेडिटर। क्रेडिटर हमारे बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं होता है, क्रेडिटर हमारे बिजनेस के लिए करंट लायबिलिटी होता है। हिंदी में क्रेडिटर हमारे बिजनेस के लिए दीर्घकालिक दायित्व नहीं है, लेनदार हमारे बिजनेस के लिए अल्पकालिक दायित्व है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स हैज अ क्रेडिट। तो अगला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन का नाम है, क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स हैज अ क्रेडिट बैलेंस। इसमें से किस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है? ऑप्शन दिया गया है कैरियर्स इनवर्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कैरियर्स आउटवर्ड या फिर डिस्काउंट अलाउड। इसमें से किसका क्रेडिट बैलेंस होता है? हिंदी में पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किस खाते में क्रेडिट बैलेंस है? ऑप्शन ए कैरियर्स इनवर्ड, छूट प्राप्त हुई, कैरियर्स आउटवर्ड या फिर छूट की अनुमति है यानी डिस्काउंट अलाउड। तो इसमें से किसका क्रेडिट बैलेंस होगा?
क्रेडिट बैलेंस कब होगा? जब कोई चीज़ हमारे बिजनेस के लिए या तो इनकम होगी या तो हमारे बिजनेस के लिए लायबिलिटी होगी। आपको याद रखना है, कोई भी चीज़ यदि हमारे बिजनेस के लिए इनकम है या फिर लायबिलिटी है तो उसका बैलेंस क्रेडिट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस किसका आएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड। जब आपको डिस्काउंट रिसीव होगा तो दिस इज अ काइंड ऑफ इनकम फॉर यू एंड दैट्स वाई इसका क्रेडिट बैलेंस होगा। तो डिस्काउंट रिसीव्ड इसमें से एक ऐसा अकाउंट है जिसका बैलेंस क्रेडिट होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए अगला क्वेश्चन है, कैश गुड्स और एसेट्स इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड। यानी जो प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में कैश गुड्स और एसेट्स लगाता है, इन्वेस्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कैपिटल। हिंदी में उसको पूंजी कहते हैं। ऑप्शन दिया गया है प्रॉफिट, कैपिटल, फिक्स्ड एसेट या फिर नॉन ऑफ दीज। हिंदी में लाभ कमाने के लिए व्यवसाय में मालिक द्वारा निवेश की गई नगदी, माल या संपत्ति कहलाती है। लाभ, पूंजी, अचल संपत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो जब मालिक आपके व्यवसाय में, आपके बिजनेस में कैश, गुड्स और एसेट्स को लाता है, देन दिस इज कॉल्ड कैपिटल फॉर योर बिजनेस। तो हम इसको आपके बिजनेस की पूंजी मानते हैं, कैपिटल मानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसमें से कौन सा बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा? तो आप सभी को पता है कि अकाउंटिंग में क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। अकाउंटिंग में क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। अकाउंटिंग में केवल क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को और क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, अब इसमें आपको पहचानना है कि इन सारे चारों ऑप्शंस में से कौन सा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है या फिर क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शन है जिसको मनी के टर्म्स में, मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए है सेल्स ऑफ गुड्स। अब हम सामान बेचेंगे तो इसको बड़ी आसानी से हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ सैलरी, सैलरी पे करेंगे तो इसको भी मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ स्टाफ एंड ऑप्शन डी है परचेज ऑफ गुड्स। सेल्स ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ सैलरी और परचेज ऑफ गुड्स को तो हम डेफिनेटली मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। दैट्स वाई इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन स्टाफ की क्वालिटी कैसी है, स्टाफ की गुणवत्ता कैसी है, इसको हम लोग क्वांटिटेटिव टर्म्स में यानी मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। तो उसका ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज क्वालिटी ऑफ स्टाफ विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन वित्तीय स्वरूप का नहीं है? वित्तीय स्वरूप यानी फाइनेंशियल कैरेक्टर। सॉरी स्टूडेंट्स, शायद वो ऊपर चला गया। नहीं, ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से खाते की पुस्तकों में दर्ज नहीं किया जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ट्रांजैक्शन है, कौन सा ऐसा लेन देन है जिसको खाते की पुस्तक में यानी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा? ऑप्शन ए है माल की बिक्री, वेतन का भुगतान, कर्मचारियों की गुणवत्ता और माल की खरीद। तो माल की खरीद, माल की बिक्री, वेतन का भुगतान, ये सब कुछ हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। दैट्स वाई इन सभी को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो आपके कर्मचारियों की गुणवत्ता है, यू कैन नॉट मेजर इट इन टर्म्स ऑफ मनी। दैट्स वाई इसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दैट इज सी, कर्मचारियों की गुणवत्ता, इंग्लिश में क्वालिटी ऑफ स्टाफ। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज नॉट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। इसमें से कौन सा ऐसा ट्रांजैक्शन है जो फाइनेंशियल कैरेक्टर का नहीं है? सेम क्वेश्चन पूछा गया, बस नजरिया बदल दिया गया है। ऑप्शन ए परचेज ऑफ एसेट ऑन क्रेडिट, ऑप्शन बी है परचेज ऑफ एसेट फॉर कैश, ऑप्शन सी विदड्रॉइंग मनी बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस एंड ऑप्शन डी स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज। हिंदी में पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन वित्तीय स्वरूप का नहीं है? क्रेडिट पर संपत्ति की खरीद, नगदी के लिए संपत्ति की खरीद, स्वामी द्वारा व्यवसाय के से धन की निकासी या फिर कर्मचारियों द्वारा हड़ताल। तो ध्यान से यदि आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें 4 प्रकार की चीज़ें दी गई हैं, जिसमें से 3 जो चीज़ें हैं, 3 जो ट्रांजैक्शंस हैं, डेफिनेटली इन ट्रांजैक्शंस को मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जो क्वालिटेटिव नेचर का ट्रांजैक्शन है, जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन का, और इसको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते हैं। अब क्योंकि हम इसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते हैं, दैट्स वाई इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते हैं।
तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल। ये आपके बिजनेस का फाइनेंशियल कैरेक्टर का ट्रांजैक्शन नहीं है, ये आपके बिजनेस का फाइनेंशियल कैरेक्टर का इवेंट नहीं है। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, दैट इज़ कर्मचारियों द्वारा हड़ताल, इंग्लिश में स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज़। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टेट्स दैट अकाउंट्स में बी मैनिपुलेटेड टू कंसील वाइटल फैक्ट्स। ध्यान से समझिएगा, इसमें एक आ गया कि इसमें से कौन सा लिमिटेशन है अकाउंटिंग का जो ये कहता है कि अकाउंटिंग को मैनिपुलेट किया जा सकता है, अकाउंटिंग में चेंजेस किए जा सकते हैं, अकाउंटिंग में फेरबदली की जा सकती है। ऑप्शन ए है अकाउंटिंग इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, ऑप्शन बी है अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग, ऑप्शन सी है अकाउंटिंग इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस, या फिर ऑप्शन डी अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। ध्यान से समझिएगा, इसमें पूछा गया कि इसमें से कौन सा ऐसा लिमिटेशन है जिस लिमिटेशन की वजह से अकाउंट्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है, यानी अकाउंट्स में हेरफेर किया जा सकता है, उसमें फेरबदली की जा सकती है। तो आपने यदि लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा होगा तो आपको याद आ रहा होगा। जो बच्चे टारगेट गुरुकुल के संघर्ष बैच में है वो तो डेफिनेटली तुरंत आंसर दे दिए होंगे, वो क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही, सॉरी ऑप्शन सारे देखने से पहले उनको आंसर मिल गया होगा। हिंदी में पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सीमाएं बताती हैं कि महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाने के लिए खातों में हेरफेर किया जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सी सीमाएं बताती हैं कि महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाने के लिए खातों में हेरफेर किया जा सकता है? ऑप्शन है लेखांकन पूरी तरह से सटीक नहीं है, ऑप्शन बी लेखांकन में विंडो ड्रेसिंग हो सकती है, लेखांकन मूल्य स्तर से में परिवर्तन की उपेक्षा करता है, लेखांकन गुणात्मक तत्वों की उपेक्षा करता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है अकाउंटिंग में मैनिपुलेशन करना। तो अकाउंटिंग में आपके जो भी अकाउंट्स बनाए जाते हैं उन अकाउंट्स में हेरफेर किया जा सकता है, एंड दिस इज़ अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो इसका ये अकाउंटिंग का लिमिटेशन है, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग, अकाउंटिंग की वजह से विंडो ड्रेसिंग हो सकता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए आगे देखते हैं। बुक कीपिंग इज डैश एन आर्ट अ साइंस, सी एन आर्ट एंड साइंस बोथ, या फिर नन ऑफ दीज। इसमें ये पूछा गया कि बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग एक कला है, बुक कीपिंग एक विज्ञान है, या फिर बुक कीपिंग कला और विज्ञान दोनों है, या फिर बुक कीपिंग इनमें से कुछ नहीं है। ऑप्शन हिंदी में देख लेते हैं। बुक कीपिंग है एक कला, एक विज्ञान, एक कला और विज्ञान दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बुक कीपिंग आर्ट भी होता है और बुक कीपिंग साइंस भी होता है, आपको याद रखना है। अकाउंटिंग भी आर्ट है और साइंस है, बुक कीपिंग भी आर्ट है और साइंस है, इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स भी आर्ट और साइंस है, ठीक है, और मैनेजमेंट भी आर्ट और साइंस दोनों है, ठीक है। आपको याद रखना है ये सब चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बुक कीपिंग क्या है? आर्ट भी है, साइंस भी है, अकाउंटिंग आर्ट भी है, साइंस भी है, इकोनॉमिक्स आर्ट भी है, साइंस भी है, और मैनेजमेंट भी आर्ट भी है और साइंस भी है। हालांकि बुक कीपिंग भी प्योर साइंस नहीं है, अकाउंटिंग भी प्योर साइंस नहीं है, मैनेजमेंट भी प्योर साइंस नहीं है, इकोनॉमिक्स भी प्योर साइंस नहीं है, ये सब पार्शियल साइंस है, यानी आधा साइंस है इसमें, ठीक है। चलिए, अब ये लेक्चर तो नहीं है कि डिटेल में आपको समझाएं कि साइंस क्यों है, क्यों नहीं है, क्यों आर्ट है। हम यहाँ पे कुल क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, इसलिए हम टू द पॉइंट बात करेंगे। तो आपको याद रखना है कि बुक कीपिंग आर्ट और साइंस दोनों है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बुक कीपिंग इज इन आर्ट एंड साइंस बोथ। अगला क्वेश्चन है, ड्राइंग्स अकाउंट इज अ, ऑप्शन ए पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन बी रियल अकाउंट, ऑप्शन सी नॉमिनल अकाउंट, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। हिंदी में आरक्षण खाता है, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र खाता, इनमें से कोई नहीं। तो ड्राइंग अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट होता है, आपको याद रखना है। ड्राइंग अकाउंट जो होता है वो एक पर्सनल अकाउंट होता है, क्योंकि ड्राइंग आपके बिजनेस का प्रोप्राइटर करता है। प्रोप्राइटर इज ए पर्सन, प्रोप्राइटर इज ए नेचुरल पर्सन, ठीक है। इसीलिए ड्राइंग एक पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि ड्राइंग जब भी किया जाएगा तो कोई पर्सन करेगा, ठीक है। अब वो पर्सन आर्टिफिशियल भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है। हो सकता है कि आप एक कंपनी चला रहे हो और उस कंपनी में किसी तीसरे कंपनी का शेयर हो, वो तीसरी कंपनी भी आपके बिजनेस से पैसा निकालेगी तो उसको ड्राइंग कहेंगे। और उस केस में वो जो तीसरी कंपनी है वो आपके बिजनेस के लिए एक आर्टिफिशियल पर्सन है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप बिजनेस अपना खुद ही चला रहे हैं, तो उस केस में आप
खुद ही जब पैसा निकालेंगे तो आप नेचुरल पर्सन आएंगे, ठीक, नेचुरल पर्सन के रूप में माने जाएंगे। तो आपको याद क्या रखना है इसमें से, ड्राइंग अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है। ड्राइंग अकाउंट क्या है? ड्राइंग अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है, यानी ड्राइंग अकाउंट यानी आरक्षण खाता एक व्यक्तिगत खाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए आगे देखते हैं। बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट इज शोन एज ऑप्शन ए कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन बी लाइबिलिटी अकाउंट, ऑप्शन सी रेवेन्यू अकाउंट एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। जो बैलेंस होता है कैपिटल अकाउंट का उसको हम कैसे शो करते हैं? तो जो आपका बैलेंस होता है कैपिटल अकाउंट का उसको एज अ लाइबिलिटी शो किया जाता है। देखिए यहाँ पे तो क्वेश्चन गलत है, पूंजी खाते का शेष इस रूप में दिखाया जाता है। तो पूंजी खाते का यानी आपका, सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो लाइबिलिटी साइड में एज अ लाइबिलिटी दिखाया जाता है, ठीक है। चलिए तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, दैट इज़ लाइबिलिटी अकाउंट। ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। चलिए अगला है, आउट ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स विच वन इज़ नॉट एन इंटेंजिबल एसेट। इसमें से कौन सा इंटेंजिबल एसेट नहीं है? आई थिंक आपने पढ़ा होगा कि एसेट्स क्या होता है, एसेट्स कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले समझते हैं थोड़ा सा एसेट क्या होता है। एसेट मतलब संपत्ति, आपके बिजनेस का संपत्ति। जैसे आपका घर, आपका गाड़ी, आपका बंगला आपके लिए एसेट होता है, वैसे ही बिजनेस का बिल्डिंग, बिजनेस का फर्नीचर, बिजनेस के कंप्यूटर्स, बिजनेस की कार्स, बिजनेस के लैंड्स, बिजनेस के गुड्स, ये सब बिजनेस के एसेट्स होते हैं। अब ये एसेट्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नॉन करेंट एसेट और एक होता है करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट को फिक्स्ड एसेट भी कहा जाता है, और नॉन करेंट एसेट ऐसे एसेट्स होते हैं जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं होते हैं। That means non-current assets are those assets which cannot be converted into cash within 1 year. दूसरी तरफ है आपका करंट एसेट। करंट एसेट एक ऐसा एसेट होता है जिसको एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो करंट एसेट इज अ सच काइंड ऑफ एसेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें आपको समझ में आई कि नॉन करेंट एसेट एक ऐसा एसेट होता है जिसको एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और करेंट एसेट एक ऐसा एसेट होता है जिसको एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, नॉन करेंट एसेट को फिक्स्ड एसेट भी कहते हैं। नॉन करेंट एसेट को फिक्स्ड एसेट भी कहते हैं, हिंदी में इसको अचल संपत्ति भी कहते हैं। इसके अलावा जो आपका नॉन करेंट एसेट होता है ये आप बेचने के पर्पज़ से नहीं लेते हैं। नॉन करेंट एसेट कभी भी रीसेल पर्पज़ से नहीं लिया जाता है। नॉन करेंट एसेट आपके बिजनेस में एक इकोनॉमिक रिसोर्स का काम करता है, आपके बिजनेस का एक आधारशिला, आपके बिजनेस का एक बेस बन जाता है। जैसे आपका बिल्डिंग, आप यदि बिजनेस कर रहे हैं तो आपका बिल्डिंग आपके बिजनेस का बेस है, बिना बिल्डिंग के आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इतना समझ में आपको आ गया होगा नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट किसे कहते हैं। अभी जो नॉन करेंट एसेट होता है ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका टेंजिबल एसेट और एक होता है आपका इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट यानी ऐसा एसेट जिसको छुआ जा सकता है, जिसको देखा जा सकता है, जिसको छुआ जा सकता है, जिसको देखा जा सकता है, उसको हम टेंजिबल एसेट कहते हैं। और दूसरा है आपका इनटेंजिबल एसेट, जिसको ना ही देखा जा सकता है, ना ही छुआ जा सकता है, केवल उसको महसूस किया जा सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इसमें से कौन सा इनटेंजिबल एसेट नहीं है। तो हम आपको इनटेंजिबल एसेट के कुछ एग्जांपल बता दे रहे हैं। गुडविल इनटेंजिबल एसेट होता है, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस। इसके अलावा गुडविल हो गया आपका, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, आपको इतना याद रखना है। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, ये सब आपके बिजनेस के इनटेंजिबल एसेट होते हैं। अब इसमें एक ऑप्शन दिया है मशीनरी। मशीनरी आपके बिजनेस का फिक्स्ड टेंजिबल एसेट होता है, क्योंकि मशीनरी को आप देख सकते हैं, मशीनरी को आप टच कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन गुडविल को आप देख नहीं सकते हैं, गुडविल को आप टच नहीं कर सकते हैं, गुडविल को आप महसूस कर सकते हैं। यू कैन फील गुडविल बट यू कैन नॉट टच गुडविल। इसलिए गुडविल क्या है? गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इसमें से कौन सा इनटेंजिबल एसेट नहीं है। तो इसमें से जो मशीनरी है, यानी ऑप्शन ए जो है आपका, ये इनटेंजिबल एसेट नहीं है। मशीनरी एक टेंजिबल एसेट होता है, और एक और चीज़, मशीनरी एक फिक्स्ड टेंजिबल एसेट होता है। अच्छा, यहाँ पे हम एक और चीज़ आपको बताना चाहेंगे। जब कोई भी एसेट के वैल्यू में गिरावट आती है तो उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, Whenever there is fall in the value of asset, then this is called depreciation. आपके एसेट के वैल्यू में जब गिरावट आती है तो उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। लेकिन ये जो डेप्रिसिएशन है ये टेंजिबल एसेट्स पे लगाया जाता है। सबसे पहले समझिए डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, और फिक्स्ड में भी टेंजिबल एसेट। जब टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। बट व्हाट अबाउट इनटेंजिबल एसेट? जब इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू कम होती है तो उसको हम अमोर्टाइजेशन कहते हैं।
याद रखना है आपको, टेंजिबल एसेट की वैल्यू कम होगी तो उसको डिप्रिसिएशन कहेंगे, एंड इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू कम होगी तो उसको हम अमोर्टाइजेशन कहेंगे। दैट मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल एसेट इज कॉल्ड अमोर्टाइजेशन एंड फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन। चलिए, आई थिंक इट इज़ लाउड एंड क्लियर स्टूडेंट्स, आपको मज़ा आ रहा होगा, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, हम ऐसा विश्वास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द फॉर्म। हिंदी में लिखा है, लेखांकन जानकारी का कौन सा बाहरी उपयोगकर्ता फॉर्म की दीर्घकालिक सॉल्वेंसी स्थिति जानने में सबसे अधिक रुचि रखता है। ध्यान से समझिएगा, आपके बिजनेस की दो प्रकार की सॉल्वेंसी होती है, एक होती है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी और एक होती है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का मतलब ये है कि आपके बिजनेस के पास क्या इतने सफिशिएंट फंड्स हैं कि आप अपनी सारी करंट लाइबिलिटीज़ को पे कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। यानी एक बिजनेस की वो कैपेबिलिटी जिससे वो अपने बिजनेस के सारी करंट लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर सकता है, दिस इज़ कॉल्ड शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस। और एक होता है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का मतलब ये है कि आप अपने बिजनेस के जो भी नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ हैं उसको पे कर सकते हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि नॉन करेंट लाइबिलिटी यानी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, तो नॉन करेंट लाइबिलिटी बिजनेस लेता किससे है? अब इसमें समझिएगा, ऑप्शन दिया है ए एम्प्लॉयज़, बी मैनेजमेंट, सी बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड डी रिसर्चर्स। हिंदी में कर्मचारी, प्रबंधन, बैंक और वित्तीय संस्थान या फिर शोधकर्ता। आप जो भी लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं या फिर शॉर्ट टर्म लोन होते हैं, आप ये सब लोन बैंक से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं। तो इसको जानने में इंटरेस्ट किसको होगा? बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ही तो होगा। सो इसका ऑप्शन हो जाएगा दैट इज़ सी, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हमारे बिजनेस के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के विषय में ज़्यादा इंटरेस्टेड जो एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं वो आपके बैंक्स होते हैं और आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। यानी बिजनेस के लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में ज़्यादा इंटरेस्ट बिजनेस से संबंधित जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट इज़ अ डैश, रेवेन्यू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट या फिर नन ऑफ दीज। हिंदी में विविध लेनदार खाता है, राजस्व खाता, पूंजी खाता, देयता खाता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका विविध लेनदार खाता होता है यानी आपका जो सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट होता है एक तरह का लाइबिलिटी अकाउंट होता है। क्या होता है? सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट इज़ अ काइंड ऑफ लाइबिलिटी अकाउंट। सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट आपका एक तरह का देयता खाता होता है ना, आपका एक तरह का ये दायित्व खाता होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, दैट इज़ लाइबिलिटी अकाउंट। अगला क्वेश्चन है, द थिंग विच इज़ परचेज एंड सोल्ड इन द बिजनेस इज कॉल्ड, मतलब वो चीज़ें जो बिजनेस में परचेज और सेल की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मशीन, ऑप्शन बी फर्नीचर, ऑप्शन सी गुड्स या फिर ऑप्शन डी डेटर्स। तो जो चीज़ें हमारे बिजनेस में परचेज और सेल की जाती हैं, जिस चीज़ में हमारा बिजनेस डील करता है, दिस इज़ कॉल्ड गुड्स। हिंदी में इसको माल कहते हैं। इसमें हिंदी में दिया है, व्यवसाय में खरीदी और बेची जाने वाली वस्तु को क्या कहते हैं? मशीन, फर्नीचर, माल या देनदार। तो व्यवसाय में और खरीदी और बेची जाने वाली जो वस्तु होती है उसको हम माल कहते हैं। हिंदी में माल कहते हैं, इंग्लिश में उसको गुड्स कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए अगला है, परचेज रिफर्स टू द परचेज ऑफ, ऑप्शन ए गुड्स फॉर रीसेल, स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज, एसेट्स फॉर द फैक्ट्री एंड डी नन ऑफ द अबव। देखिए गुड्स जब आप परचेज करते हैं तो उसके लिए एक परचेज शब्द का यूज़ किया जाता है। परचेज शब्द का यूज़ केवल गुड्स को परचेज करने पे किया जाता है। परचेज शब्द का यूज़ किसके लिए किया जाता है? केवल गुड्स को परचेज करने के लिए किया जाता है। परचेज शब्द का यूज़ कभी भी आपके बिजनेस के एसेट्स को खरीदने के लिए, आपके बिजनेस के स्टेशनरी को खरीदने के लिए नहीं किया जाता है। आपको याद रखना है कि हमेशा परचेज शब्द का यूज और सेल्स, याद रखना है। यहाँ से एक और चीज़ आप याद कर सकते हैं, परचेज और सेल्स ये दोनों ही शब्द जो हैं वो हमेशा गुड्स के कंटेक्स्ट में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, आई थिंक इट इज़ लाउड एंड क्लियर स्टूडेंट्स। परचेज और सेल शब्द हमेशा गुड्स के कंटेक्स्ट में ही यूज़ किए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इफ़ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स ऑफ इट्स वेरीफाइबल बाई डॉक्यूमेंट्स इट हैज़ द क्वालिटी ऑफ। क्या अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फैक्ट्स पे बेस्ड है यानी तथ्य पे आधारित है और उन तथ्यों को हम डॉक्यूमेंट से वेरीफाई कर सकते हैं,
तो इसमें क्या क्वालिटी है? देखिए अकाउंटिंग के कुछ क्वालिटी होते हैं, रेलेवेंसी, रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, ये सब आपके बिजनेस के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के क्वालिटीज़ होते हैं। अब इसमें ये पूछा गया कि कौन सी ऐसी क्वालिटी है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जिसकी मदद से हम अपने ट्रांजैक्शंस को, अपने फैक्ट्स को वेरीफाई कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स की मदद से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दैट इज़ रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। आप यदि अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस को, फैक्ट्स को डॉक्यूमेंट से वेरीफाई कर सकते हैं, इसका मतलब ये कि आपका इन्फॉर्मेशन विश्वसनीय है, आपका इन्फॉर्मेशन ट्रू है, उस पर विश्वास किया जा सकता है। ठीक है, यानी आपके पास एक रिलायबल इन्फॉर्मेशन है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट इज़ रिलायबिलिटी। ठीक है, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें ये पूछा जाए कि यदि आपके पास फैक्ट्स हैं और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है जिसको आप डॉक्यूमेंट से वेरीफाई कर सकते हैं, तो इसमें कौन सी क्वालिटी अकाउंटिंग की? तो इसमें रिलायबिलिटी क्वालिटी अकाउंटेंसी की। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। हमने आपको भी बताया क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कौन कौन से हैं? रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी एंड रेलेवेंस। तो इसमें से मटेरियलिटी आपका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है। मटेरियलिटी आपके बिजनेस, आपके अकाउंटिंग का एक क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन सूचना की गुणात्मक विशेषता नहीं है, सॉरी, इसमें ये पूछा, एक बार और हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन सूचना की गुणात्मक विशेषता नहीं है? तो भौतिकता सूचना की गुणात्मक विशेषता नहीं है। भौतिकता सूचना की आपकी जो क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है, जो आपकी क्वांटिटेटिव फीचर है, उसमें आता है, यानी मटेरियलिटी। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आपको याद रखना है कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक में रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी आता है, रेलेवेंस आता है, लेकिन क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक में मटेरियलिटी नहीं आता है। क्या याद रखना है आपको? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक में रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, रेलेवेंस आता है, लेकिन क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक में आपके अकाउंटिंग में मटेरियलिटी नहीं आता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अगला है करेंट एसेट्स डू नॉट इंक्लूड। इसमें ये पूछा गया कि करेंट एसेट में क्या नहीं आएगा। ऑप्शन ए है डेटर्स, ऑप्शन बी है मोटर कार, ऑप्शन सी है बैंक बैलेंस, ऑप्शन डी है प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो करेंट एसेट्स में मोटर कार नहीं आएगा, क्योंकि मोटर कार आपके बिजनेस के लिए नॉन करेंट एसेट होता है, ये एक फिक्स्ड एसेट होता है। ठीक है, सो नॉन करेंट एसेट आपका मोटर कार होता है, इसलिए करेंट एसेट में नहीं आएगा। तो करेंट एसेट डू नॉट इंक्लूड मोटर कार। करेंट एसेट में डेटर्स भी आते हैं, करेंट एसेट में बैंक बैलेंस, करेंट एसेट में कैश, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब आते हैं, लेकिन करेंट एसेट में मोटर कार, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब करेंट एसेट में नहीं आते, ये सब नॉन करेंट एसेट है। क्या याद रखना है आपको? करेंट एसेट में डेटर्स, बैंक बैलेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बिल्स रिसीवेबल, कैश, स्टॉक्स, ये सब आते हैं। करेंट एसेट में मोटर कार नहीं आता, क्योंकि मोटर कार एक नॉन करेंट एसेट है। ठीक है, चलिए हिंदी में पढ़ लेते हैं। वर्तमान संपत्तियों में शामिल नहीं है, तो वर्तमान संपत्तियों में मोटर कार शामिल नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला है टेंजिबल एसेट्स डू नॉट इंक्लूड। टेंजिबल एसेट्स में क्या क्या नहीं आते हैं? ऑप्शन ए है गुडविल, ऑप्शन बी है फर्नीचर, ऑप्शन सी है स्टॉक, ऑप्शन डी है कैश। तो टेंजिबल एसेट्स में आपके गुडविल नहीं आते हैं। टेंजिबल एसेट में फर्नीचर आता है, टेंजिबल एसेट में स्टॉक आता है, कैश आता है। बिकॉज स्टॉक को, फर्नीचर को, कैश को, इन सब को आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन गुडविल को ना ही आप छू सकते हैं और ना ही आप देख सकते हैं। दैट्स वाई गुडविल इज़ नॉट एन टेंजिबल एसेट, गुडविल इज़ एन इनटेंजिबल एसेट। गुडविल क्या है? गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है, गुडविल टेंजिबल एसेट नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल यूजर ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का इंटरनल यूजर नहीं है? इंटरनल यूजर यानी आंतरिक उपयोगकर्ता, ऐसे यूजर्स जो आपके बिजनेस के अंदर के हैं, आपके बिजनेस के इनसाइड हैं। ऑप्शन ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑप्शन बी है मैनेजर्स, ऑप्शन सी है एम्प्लॉयज़ एंड ऑप्शन डी है लेंडर्स। तो इसमें तो बड़ा आसान सा ऑप्शन है। आपके बिजनेस में इंटरनल यूजर्स में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी आते हैं, क्योंकि वो आपके बिजनेस के मैनेजमेंट हैं, आपका बिजनेस का टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं ये लोग।
मैनेजर्स भी आएंगे क्योंकि वो भी आपके बिजनेस के अंदर के ही लोग हैं, एम्प्लॉयज़ भी आएंगे इंटरनल यूजर में, लेकिन आपके बिजनेस के लेंडर्स इंटरनल यूजर में नहीं आएंगे क्योंकि लेंडर्स एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। क्लियर स्टूडेंट्स? तो निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय विवरणों का आंतरिक उपयोगकर्ता नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका उधारदाता। उधारदाता आपके व्यवसाय के वित्तीय विवरणों का आंतरिक उपयोगकर्ता नहीं है, ये आपके व्यवसाय के जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसका ये बाह्य उपयोग करता है, ये बाहरी उपयोग करता है, ये आंतरिक उपयोग करता नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, और क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास, लेकिन इस क्वेश्चन में, इस पूरे लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर का इंतज़ार करिए और पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई करिए और कंसेप्ट पे फोकस करिए। क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है। और जो बच्चे अभी तक सारथी नहीं ज्वाइन किए हैं, सेकेंड सेमेस्टर के लिए, बीकॉम के सेकेंड सेमेस्टर के लिए आपका सारथी लॉन्च किया जा चुका है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए और वहाँ से आप बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के लिए सारथी ज्वाइन करिए और एक बेहतर तरीके से अपनी तैयारी करिए। और जो बच्चे इंट्रेंस देना चाहते हैं, सेमेस्टर के बच्चे नहीं हैं, जो इंट्रेंस के बच्चे हैं, जो क्लास 12 पास किए अभी अभी और इंट्रेंस देना चाहते हैं, तो उनके लिए भी टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे आपको संघर्ष बैच मिल जाएगा केवल 500 रुपये में। तो जाइए टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए और उससे जुड़ के और आप अपने इंट्रेंस की एक सही तैयारी करिए और इंट्रेंस में ना केवल पास होइए, इसके साथ साथ आप रैंक भी लाइए। ऐसी हमारी दुआएँ हैं और ऐसी हमारी तैयारियाँ हैं। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए पूरी शिद्दत के साथ और केवल एक चीज़ याद रखिए, एवरी मिनट काउंट्स। आपके बिजनेस का एक एक मिनट आपके लिए कीमती है। ठीक है, तो एक एक मिनट आप ज़ाया ना करें और इस चीज़ को समझें कि समय आपके लिए कितना कीमती है। और जो बच्चे अभी तक संघर्ष बैच से नहीं जुड़े हैं वो जल्दी जाएं, संघर्ष बैच से जुड़ें, क्योंकि आपके पास केवल 40 दिन का समय है और इस 40 दिन के समय में आपको तोड़ तैयारी करनी है। तो आपके पास केवल एक ही विकल्प है और वो है संघर्ष बैच, क्योंकि हम लोग आपको क्रैश कोर्स दे रहे हैं केवल 40 दिन में कंप्लीट तैयारी। ठीक है, चाहे CUET की हो, DDU की हो, LU की हो, हर एक यूनिवर्सिटी की कंप्लीट तैयारी केवल 40 दिन में दे रहे हैं। दैट ऑल स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में।